नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी मदद करने के लिए आपकी दोस्त पल्लवी वर्मा। जी बिजनेस का ये शो खास हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहती हैं, पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो आप हमें SMS कर सकती हैं। हमारा कोड है SHE और आप उसे लिखकर अपने नाम के साथ 57575 पर भेज सकती हैं। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी इस शो का हिस्सा बन सकती है। SHE@ZNetwork.com ये हमारा ईमेल का पता है। जब आप ईमेल करें तो अपना मोबाइल नंबर लिखना नहीं भूलें। और आपका ये शो अब ट्विटर पर भी है। अगर आप ट्विटर पर हमें फॉलो करना चाहती हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है MMW_ZBusiness। ट्विटर हैंडल से जुड़कर आप हमारे एक्सपर्ट्स से जुड़ सकती हैं सीधे और अपने सवाल उनसे पूछ सकती हैं। आज के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है iPass फाइनेंशियल से नेल्सन डिसूजा। नेल्सन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं क्या है शो में खास। आज हम रिव्यू करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, साथ ही होम लोन में डिडक्शन में क्या क्या क्लॉजेज हैं वो बात करेंगे उस पर भी, और साथ ही शो के अंत में बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न से क्वेरी आई है उस पर। तो चलिए, पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पल्लवी हैं ये पुणे से। पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे सवाल है, मेरे दो बेटे हैं, एक नियर अबाउट 6 इयर्स का है और दूसरे 4 मंथ्स का है। तो मुझे उनके लिए SIP निकालनी थी, दोनों के लिए फॉर 10 इयर्स के लिए मिनिमम। तो मुझे ये पूछना था कि मैं कौन से फंड में ये कर सकती हूँ उसके लिए। आपने जैसे मेंशन किया था मेल में, आप 10 साल के लिए कम से कम सोच रही हैं कि कुछ SIP में आप निवेश करें। पल्लवी, आप वर्किंग हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, चलिए ठीक है। आपने एक फंड भी मेंशन किया था ऑलरेडी, आप HDFC टॉप 200 में निवेशित हैं पिछले 2 साल से। तो उसका मुझे परफॉर्मेंस भी ये करना था कि अच्छा है, परफॉर्मेंस कैसा है, या मैं किसी दूसरे फंड में स्विच ओवर करूँ। और इसके अलावा आप जानना चाह रही हैं कि और कौन से फंड्स आप चुन सकती हैं। नेल्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेल्सन, आपने पल्लवी का सवाल सुना। इन्होंने एक फंड चूज किया था 2 साल पहले, ये लार्ज कैप कैटेगरी का अगर देखें तो। इसके अलावा ये और कौन से फंड्स हैं जो चुन सकती है? इनका कोई ऐसा लक्ष्य इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, लेकिन इनका होराइजन 10 साल का। ऐसे में और कौन सी कैटेगरीज की तरफ ये देख सकती है नेल्सन? हाँ जी, जो उनके पास जो फ़ंड जो अभी है HDFC टॉप 200, ये मार्केट में सबसे अच्छा फ़ंड है। परफॉर्मेंस गए 10 साल में आप देखें तो 25% के ऊपर उन्होंने एवरेज परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको इस फ़ंड को आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये जो फ़ंड आपके पास जो है, ये इसको लार्ज कैप फ़ंड बताते हैं। आपको आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स को भी जुड़ाना चाहिए। तो मिड कैप में मैं आपको एक फ़ंड दिला देता हूँ, उसका नाम है IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फ़ंड। ये मिड कैप में एक टॉप परफॉर्मिंग फंड है और मुझे लगता है आगे जाके इसमें और अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। इसके अलावा एक मल्टी कैप फंड भी मैं आपको बता देता हूँ, UTI अपॉर्चुनिटीज़ फंड में भी आप निवेश कर लें। इस फंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है गए कुछ सालों में। आगे भी जाके मुझे उम्मीद है कि इसमें परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। आपको आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो हर साल रेगुलर बेसिस पे आपको मॉनिटर करना है। आपका जो 10 ईयर का होराइजन है, बहुत अच्छा है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाना है, जैसे जैसे आपके और आपके गोल्स और बढ़ते जाएंगे। नेल्सन, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। आपने इन्हें सजेस्ट किया कि एक मिड कैप फंड शामिल करें, साथ ही एक मल्टी कैप फंड शामिल करें। आपने इनको गोल्ड फंड में निवेश करने की सलाह नहीं दी है। वैसे हम देखते हैं आमतौर पर महिलाओं में गोल्ड की तरफ अच्छा खासा रुझान होता है। ऐसे में व्हाई नॉट अ गोल्ड फंड फॉर हर? देखिए, जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो गोल्ड फंड आपके लिए एक तरह का हेज मैकेनिज्म बनता है। हेज मतलब एक तरह का सेफ्टी हो जाता है। गोल्ड फंड्स ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं, ना बहुत ज़्यादा घाटा देते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा सेफर माना जाता है। वैसे देखा जाए तो गए कुछ सालों में गोल्ड फंड्स ने ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है, मगर ये एक एबरेशन बताया जा सकता है, मतलब एक अनयूजुअल घटना हो चुकी है यहाँ पर। बट आगे जाके मुझे नहीं लगता कि ऐसा परफॉर्मेंस वापस आएगा। उन्हें गोल्ड फंड ज़रूर डालना चाहिए अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में। बट अभी यहाँ पर वो 10 साल का जो एक प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, मुझे लगता है कि गोल्ड फंड उनके लिए वो रिटर्न जो चाहिए उनको वो नहीं मिलेगा। इसलिए मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स में उनको रेकमेंड कर रहा हूँ। जैसे जैसे वो अपना पोर्टफोलियो बनाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा, तब उनको लगभग 5% अपने पोर्टफोलियो में से गोल्ड फंड में लगाने चाहिए। बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अलग सा है, इसीलिए गोल्ड फंड रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं। जी,
नेल्सन, एक सवाल यहाँ हमने शामिल किया है ईमेल के जरिए। ये शुभांगी है मुंबई से, इनका भी नजरिया 10 साल का है, लेकिन इन्होंने पोर्टफोलियो अपना पहले से बनाया हुआ है। 4 SIPs इनकी चल रही हैं। इनका अगर हम देखें पोर्टफोलियो तो UTI अपॉर्चुनिटीज जो आपने अभी रेकमेंड किया था वो इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, 2000 रुपए प्रति माह। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड फंड, यानी कि रिस्क कट करने के लिए उन्होंने बैलेंस फंड भी शामिल किया हुआ है। इसके अलावा IDFC का प्रीमियर इक्विटी फंड है और एक रिलायंस गोल्ड फंड, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही थी कि गोल्ड फंड इन्होंने शामिल किया हुआ है। तो आप इनके पोर्टफोलियो को किस तरह से कंपेयर करेंगे जो भी आपने रेकमेंड किया था उससे, क्योंकि उम्र में भी दोनों ही इन्वेस्टर्स के कोई खास फर्क नहीं है। शुभांगी की जो उम्र है वो 29 है और साथ ही इनका नजरिया भी 10 साल का है। तो इनके पोर्टफोलियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इनका पोर्टफोलियो मुझे ज़्यादा कंप्लीट लग रहा है क्योंकि इन्होंने गोल्ड सेविंग्स फंड यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, जो गोल्ड फंड है। मैंने इसके पहले ये भी बताया था कि पल्लवी को भी अपने में गोल्ड फंड लगाना चाहिए, मगर आगे जाके लगाना चाहिए, बिकॉज अभी उन्होंने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया नहीं, उन्होंने शुरू किया है। यहाँ पर शुभांगी का हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इन्होंने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। 4 फंड्स हैं जिसमें एसेट क्लास एलोकेशन बहुत अच्छा है, सारे अच्छे फंड्स हैं। मुझे लगता है आगे जाके इन फंड्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। इस पोर्टफोलियो के अभी जो पोर्टफोलियो जो दिखता है यहाँ, वो मुझे अच्छा पोर्टफोलियो लगता है। आगे जाके उनको रिव्यू करना चाहिए परफॉर्मेंस को, और कहीं इनमें कोई ऐसे फंड्स आए जहां पर परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है तो उनको रिप्लेस करके कोई और फंड्स को लगाना चाहिए। बट एट द मोमेंट ये सबसे अच्छा पोर्टफोलियो है अपने टाइम होराइजन और उनके एज के हिसाब से। जी, एक चीज़ और अगर हम नोटिस करें इनके पोर्टफोलियो में तो एक भी लार्ज कैप फंड नहीं है इनके पोर्टफोलियो में शामिल। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, क्योंकि अगर शुरुआत की है, इन्होंने लिखा था कि 2 साल हो गए इनको इन SIPs को कंटिन्यू करते हुए और नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इसे कंटिन्यू करना चाहती है। ऐसे में कोई लार्ज कैप फंड क्या आप सजेस्ट करेंगे इनके लिए? हाँ, देखिए, लार्ज कैप फंड थोड़ा ज़्यादा सेफ बन जाता है। यहाँ पर आप 29 ईयर्स की उम्र बता रहे हैं, तो जब उम्र छोटी है तो आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए, और आपका जब होराइजन 10 साल का है तो आपको इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। लार्ज कैप फंड उनको जुड़ाना चाहिए। इसके पहले इन्होंने HDFC टॉप 200 में एक निवेश किया था पल्लवी जी ने, तो ऐसा फंड यहाँ पर ये निवेश कर सकते हैं। मगर आप 10 साल का होराइजन रख लें तो आपको मैक्सिमम रिटर्न तभी मिलेंगे जब आप थोड़ा रिस्क लेंगे। लार्ज कैप फंड में आपको उतना रिस्क नहीं मिलेगा जो आपको मिड कैप में मिलेगा। मुझे लगता है उनके एज के हिसाब से ये पोर्टफोलियो ठीक रहेगा, मगर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी तो उनको एक लार्ज कैप फंड इंक्लूड करना चाहिए। बट अभी मुझे नहीं लगता है कि उसकी ज़रूरत है। जी, तो शुभांगी आप चाहती थी कि एक रिव्यू किया जाए आपके पोर्टफोलियो का, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं नेल्सन, उन्होंने उनकी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आपका काफ़ी अच्छा फंड सिलेक्शन, इसको आप कंटिन्यू कर सकती हैं। और अगर आप इसके रिटर्न्स भी देखें तो इन सभी फंड्स के काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स रहे हैं, करीब 13 से 15%। इनफैक्ट अगर IDFC प्रीमियर इक्विटी का लॉन्च से अब तक रिटर्न देखा जाए तो 18.5% से ज़्यादा रिटर्न रहा है। यानी अगले 10 साल में अगर आप इसी निवेश को कंटिन्यू करती हैं तो 10% भी अगर आपका रिटर्न रहता है तो उसमें 14 लाख तक आप जमा कर सकती हैं कॉर्पस। इसी नोट पर एक ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन। कुछ सवाल हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। अगर आप भी इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो तरीका बेहद आसान है। अपने मोबाइल के मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लेकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेज सकती हैं। इसके अलावा SHE@znetwork.com हमारा ईमेल का पता है, उस पर भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। ईमेल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना नहीं भूलें। तो चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पूर्वी जयेश है अहमदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत पूर्वी आपका। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं पूर्वी शाह बोल रही हूँ अहमदाबाद से। हाँ, बताइए। अभी मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे रिटर्न फाइल करना था, तो मैं किस बेस पे रिटर्न फाइल कर सकती हूँ? आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स शेयर किए थे, आप बता सकते हैं क्या क्या? मेरा रिकरिंग है, थोड़ा सेविंग अकाउंट है, थोड़ी सी FD है, और मैं स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट रखती हूँ, तो थोड़ा शेयर मार्केट में भी थोड़ा मेरा है इंटरेस्ट। जी, जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसमें आपने मेंशन की थी SBI में आपकी एक RD चल रही है 10,000 प्रति माह की। साथ ही आपकी कितनी FDs है बता सकती हैं पूर्वी आप? अभी मेरे साथ 50-60 हजार की FD है जी, और महीने 10,000 की रिकरिंग का है। अच्छा, और 70-80 हजार का मेरा स्टॉक है, मार्केट में है, इन्वेस्टमेंट है।
रिटर्न्स के बारे में आप जानना चाहती हैं, बिल्कुल हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। नेल्सन, आपने पूर्वी का सवाल सुना। ये इनका सीधा सवाल है कि हाउसवाइफ है, वैसे तो कोई सैलरी नहीं आती है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने करे हुए हैं, तो उस पर से जो आय होती है, क्या इन्हें रिटर्न्स फाइल करने चाहिए और किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, जब रिटर्न्स फाइल करते हैं तो सबसे बेसिक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप रिटर्न्स तब फाइल करते हैं जब आपके पास कोई इनकम है। तो इनकम किसी भी ज़रिए से आए, या सैलरी से आए, बिजनेस इनकम हो या इन्वेस्टमेंट इनकम हो, आपको उस इनकम को रिपोर्ट करना है। और यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आपको मैंडेटरी बनता है कि आप आपके इनकम को फाइल कर लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत इजी किया है। जैसे आप देखें तो लेटेस्ट जो स्लैब जो दिखता है, एनुअल स्लैब है 2 लाख, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये है कि यदि आपका इनकम 2 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं भरना है। तो आपका जो टोटल यहाँ पर इनका टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम यदि 2 लाख के नीचे है तो उनको कोई टैक्स वहाँ भरना पड़ेगा नहीं। इसके अलावा आपको इसके ऊपर आपका जो इनकम जाएगा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आपके पोर्टफोलियो में मैंने ये देखा है कि फ़िक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तो फ़िक्स्ड डिपॉजिट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यदि इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर सालाना उसके ऊपर जाएगा तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। यदि आपको नहीं भरना है तो आपको बैंकर के पास 15H का जो फॉर्म फिलअप करके उसको सबमिट करना है ट्रिप्लिकेट में। तो आपको वो टैक्स नहीं कटेंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टैक्स डिक्लेरेशन और टैक्स फाइलिंग कर लें उन इन्वेस्टमेंट्स पे जो FD में हैं। आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो मिलेगा रिटर्न्स में, जब आप रिटर्न्स फाइल करते हैं, कि आप जब भी आपको कभी लोन लेना है या आपको बोरोइंग करना है तो बैंकर्स आपका IT फाइलिंग देखेंगे और उसके बेसिस पे आपको लोन देंगे। तो ये कुछ फ़ायदे हैं फाइलिंग करने के। इसके अलावा आपको मेन जो फ़ायदा है ये है कि आप आपके इन्वेस्टमेंट्स और इसके इनकम को आप ट्रैक कर पाएंगे, टैक्सेशन को ट्रैक कर पाएंगे। जी नेल्सन, आपसे एक जानकारी हम लेना चाह रहे हैं जो बाकी व्यूअर्स शो को देख रहे हैं। जैसे हमने पहले भी इस पर कई बार चर्चा की है कि 2 लाख तक जो है टैक्सेबल नहीं होती है इनकम, लेकिन उसके बावजूद भी ये अगर IT रिटर्न भरती हैं तो आने वाले समय में अगर इनको कभी लोन लेना हो, जैसे आपने मेंशन किया कि फर्दर कभी लोन या बोरिंग के समय में इनको काफी बेनिफिट होगा, ऐसे में आपकी पूर्वी के लिए यही सलाह है शायद कि आप उन्हें रिटर्न्स भरने चाहिए। इन्होंने खास करके पूछा था कि जो ये फॉर्म भरती हैं उसमें सोर्स ऑफ इनकम में क्या इन्हें अपने सारे इन्वेस्टमेंट शो करने होंगे? हाँ जी, आपके सोर्स ऑफ इनकम में आपको इन्वेस्टमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। यदि आप स्लैब के नीचे हैं या ऊपर हैं, आपको ओवरऑल फाइलिंग करना ही पड़ेगा। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए 5 लाख तक छूट दी गई है रिसेंटली, बट वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली बनती है, मगर बाकी लोगों के लिए फाइलिंग करना पड़ेगा 5 लाख के नीचे हो तो भी। सो बेसिकली यही चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जी, तो पूर्वी आपका जो सवाल था कि रिटर्न्स आपको भरने चाहिए, तो बिल्कुल आपको रिटर्न्स भरने चाहिए और आपकी चाहे टैक्सेबल इनकम नहीं है या फिर 2 लाख से कम है तो भी आप रिटर्न्स भर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल हमने यहाँ पर शामिल किया है, पुपुल दत्ता है कोलकाता से। इन्होंने लोन से जुड़ा हुआ सवाल भेजा है। ये कहती हैं कि अगर प्रॉपर्टी इनके नाम पर हो तो क्या जो इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है, यानी लोन के जो ब्याज पर रकम है उस पर 24B के तहत क्या इनको टैक्स छूट वो किसको मिलेगी? यानी क्या इनके हस्बैंड वो क्लेम कर सकते हैं या फिर इन्होंने आगे कुछ डिटेल्स नहीं दिए हैं कि लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग लोन है। नेल्सन, किस तरह से एड्रेस करेंगे आप इस क्वेरी को? देखिए, फंडामेंटल चीज़ जब आप टैक्स क्लेम करते हो प्रॉपर्टी लोन के इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपको ये याद रखना है कि टैक्स क्लेम वही कर सकते हैं जो इंटरेस्ट या EMI इंटरेस्ट जो EMI में भरा हुआ है जो उसको सर्विस करे। मतलब आप उसको भर रहे हो तो आपका राइट बनता है कि आप उसको क्लेम कर लें। तो यहाँ पर इनके लिए ये देखना है कि क्या वो इस EMI को भर रहे हैं। इसके अलावा उनको ये भी देखना है कि क्या वो को बोरोवर हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आप आपके टैक्स कंसल्टेंट के पास जाके बाकी डिटेल्स निकाल के आपका जो डिडक्शन आप अवेल कर पाओगे। जी, तो पुपुल, आपका जो सवाल है नेल्सन ने जैसे एड्रेस किया अभी कि अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है और आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको उसका को बोरोवर बनना पड़ेगा, तभी आप डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकती हैं। और जो एग्जिस्टिंग अभी नॉर्म्स है इनकम टैक्स के, उसमें 24B के तहत 1.5 लाख यानी 1.5 लाख तक की छूट है। लेकिन ये तब है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। अगर आपने यही प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो फिर इसमें कोई लिमिट नहीं है और जितना भी इंटरेस्ट आएगा उस पर टोटल आप क्लेम कर सकते हैं। और जैसे कि नेल्सन ने भी सजेस्ट किया, आप जॉइंट लोन लेने पर भी आप विचार कर सकती हैं, कंसिडर कर सकती हैं। कुछ और सवाल हम इस शो में शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आपका शो अब ट्विटर पर भी है। अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो MMW_Z बिजनेस लिखकर सर्च कर सकते हैं। ट्विटर पर जुड़ने से आप हमारे एक्सपर्ट से सीधे जुड़ पाएंगे और अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स भी आप कैच कर पाएंगे। अगर आप इस शो में SMS के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो SHE लिखकर 575 पर भेजना होगा। इसके अलावा SHE@zenetwork.com हमारा ईमेल ID है, उस पर भी आप अपने सवाल भेज सकती हैं। एक सवाल हमने ईमेल के जरिए शामिल किया है, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल है। किरण है ये आगरा से, ये कुछ ऑप्शंस इन्होंने मेंशन किए हैं और जानना चाहती हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होते हैं। ग्रोथ ऑप्शन की बात कर रही हैं, डिविडेंड पे आउट और साथ ही डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या अंतर है? नेल्सन, आप अगर ब्रीफली समझा सके हमारे व्यूअर्स को कि ये जो 3 ऑप्शंस हैं इसमें क्या फीचर्स होते हैं और साथ ही कौन से इन्वेस्टर्स के लिए और किस होराइजन के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं। हाँ जी, देखिए बेसिक सी बात है, इन तीनों ऑप्शन को आप रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें अलग अलग बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि कैसे इनको समझा जा सकता है। जो ग्रोथ ऑप्शन जो बनता है वो बेसिकली ऑप्शन है जहां पर आपको डिविडेंड या कोई पे आउट नहीं मिलता है। आपका जो एप्रिसिएशन उसी नैव में लगा रहता है, आपका नैव बढ़ता जाएगा, उसमें कोई चेंजेस होते नहीं रहेंगे। जो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है वहाँ पर आपको रेगुलरली आपको डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होते हैं वो पे आउट के तरीके आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। और जो थर्ड ऑप्शन जो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं उनको वापस आपके कैपिटल में री इन्वेस्टमेंट किया जाएगा यूनिट्स के ज़रिए। जो अमाउंट जो डिक्लेयर हुआ जाता है उसको वापस यूनिट्स में कन्वर्ट करके वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ाते हैं। तो ये बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं। आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन तीनों ऑप्शन को चूज़ करना है, जो भी आपको जो सबसे बेनिफिशियल लगता है। जिनको रेगुलरली मंथली पे आउट चाहिए उनको डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लेना चाहिए, और जिनको ग्रोथ कैपिटल एप्रिसिएशन जो लॉन्ग टर्म में आप देखना चाहते हैं तो ग्रोथ आपको उसकी तरफ देखना चाहिए, और जिनको डिविडेंड को वापस अपने कैपिटल में री इन्वेस्टमेंट करवाना है जब भी डिक्लेरेशन होता है उनको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपको टैक्स के जो कुछ टर्म्स और टैक्स के जो बेसिक्स आपको भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये देखना है कि कैपिटल गेन मतलब जो आपको जो प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म में आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। इक्विटी फंड्स में मैं स्पेसिफिकली इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में आपको लगभग 15% का आपको टैक्स भरना पड़ता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के नीचे आप कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो उसमें जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 15% का टैक्स लगता है। 1 साल के ऊपर का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है। डिविडेंड जो इक्विटी फंड में जो आपको मिलता है वो टैक्स फ्री है, वहाँ यहाँ पर कोई टैक्स लगता नहीं है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में। यदि आप कोई डेट फंड चूज करते हैं, यहाँ पर ग्रोथ ऑप्शन में आपको 10% लगभग 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन टैक्स लगता है। और यदि आप डिविडेंड ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगभग 13.5% के हिसाब से भरना पड़ेगा। और जो लिक्विड फंड्स जो फंड्स जहां पर आपको मैक्सिमम लिक्विडिटी मिलती है यहां पर आपको लगभग 27% का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। रिसेंटली आपको आपने सुना होगा कि रिसेंट बजट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, 12.5% से 25% तक इंक्रीज किया गया है। सरचार्ज और सेस को मिला के लगभग 27% तक ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो नया जो सर्कुलर जो आया है 1 जून से इफेक्टिव बनता है, तो आप देख लें कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने हैं उसके पहले कर लें डिविडेंड्स, जहां डिविडेंड्स आपको मिले। जी, तो ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं जो कि नेल्सन ने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी, और साथ ही किरण आपकी जो क्वेरी थी उम्मीद है कि वो एड्रेस हुई होगी। आप अपने असूलियत के हिसाब से और मोरओवर आपका जो टारगेट है आप किस लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं उसको देखते हुए इन ऑप्शंस में से चूज कर सकती हैं। वैसे आमतौर पर सलाह यही रहती है कि आप लंबी अवधि का सोच के म्यूचुअल फंड में निवेश करें। नेल्सन, आज सभी सवालों के आपने जवाब दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए शो को यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ।